हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले के दो लेक्चर में, एक में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था और दूसरे वीडियो लेसन में हम लोगों ने बैलेंसिंग को सीखा था बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। तो उम्मीद है कि आपने उस दोनों वीडियो लेक्चर्स को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है मैंने, उसको एक बार जाइए चेक कर लीजिए। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हम लोग को पढ़ने हैं 10th के सिलेबस में, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं तो इसको हम लोग जानना शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का, इसको अपन कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसी का एक और नाम होता है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। कंपोजिशन बोले, कॉम्बिनेशन बोले, एडिशन बोले, सिंथेसिस बोले, सबका एक ही मतलब है। अब ये क्या होता है कंपोजिशन? सो देखिए, अगर कोई रिएक्शन है जो कि इस फॉर्मेट पर लिखा हुआ हो A+B और ये मिल करके बना दे AB, तो उस रिएक्शन को हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, या एडिशन का मतलब जुड़ना। कंपोजिशन मीन्स जुड़ना, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक फेवरेबल कंडीशन में आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, जिनका प्रॉपर्टी ऑब्वियस है पिछले वाले सब्सटेंस से जिससे बना है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो इसको हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन के कैटेगरी में लाते हैं। इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस whose physical and chemical properties are completely different from them, then this is called composition reaction। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें जो इस फॉर्मेट को सूट करता हुआ हो। तो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास CaO प्लस CO2, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर के CaCO3 बनाते हैं। अब यहाँ पर A के जगह CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, B के जगह कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके मिलने से जो AB बना है दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एग्जाम्पल एक कंपोजिशन का एग्जाम्पल है। और देखें एग्जाम्पल अगर हम लोग, तो ये अमोनिया जो है, अमोनिया गैस NH3, इसका रिएक्शन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दें हम लोग, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है NH4Cl। अब इसमें A क्या है तो अमोनिया, B क्या है तो HCl, और इन दोनों के मिलने से क्या बना है तो अमोनियम क्लोराइड दैट इज़ AB। ये एग्जाम्पल हो सकता है। इजी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, C+O2 CO2, है ना, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। पिछला लेक्चर हम लोगों ने पूरा एक ही रिएक्शन से निकाल दिया था, दैट इज़ H2+O2, ये H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दे, यहाँ पर 2 कर दे। तो ये सब रिएक्शन जो है कंपोजिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। और भी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है, बैलेंस कर दिए अगर हम लोग तो ये सब रिएक्शन जो है कंपोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। इन सारे रिएक्शंस में आप देखें कि दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से कंपोजिशन आपको क्लियर है। अब दूसरे टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है तो समझिए, जैसे कंपोजिशन का मीन्स कंपोज होना, जुड़ना, तो डीकम्पोज मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। तो अगर कंपोजिशन में दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर के एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो डीकम्पोजिशन में क्या होगा कि वही सब्सटेंस ब्रेक करके दो डिफरेंट सब्सटेंस बन जाएंगे। दैट मीन्स इनका जो फॉर्मेट होगा डीकम्पोजिशन का वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये AB है, इसको डीकम्पोज करें तो A अलग और B अलग हो जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब एक बात समझिए,
जैसे डिकम्पोजिशन अपने आप तो होगा नहीं कि जैसे वाटर रखा हुआ डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन अलग हो गया ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं हो सकता। कैल्शियम कार्बोनेट रखा हुआ उसका कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, या सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ सिल्वर अलग हो गया क्लोरीन अलग हो गया, अपने आप तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, डिकम्पोजिशन करवाना पड़ता है। और डिकम्पोजिशन कैसे होगा, तो डिकम्पोजिशन 3 तरह से हो सकता है। या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, या तो डिकम्पोजिशन जो है हीट के प्रेजेंस में होता है जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलाइसिस बोलते हैं, या फिर ये जो डिकम्पोजिशन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अच्छा, सनलाइट से आपको पता है कि फोटोन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो इसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अगर हम लोग बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप की, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन कौन से, तो पहला है आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को अपन दूसरे नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा एक तरह का डिकम्पोजिशन है जो हीट के प्रेजेंस में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस। और एक तीसरे तरह का डिकम्पोजिशन है दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। So these are the 3 different types of chemical decomposition reaction। अब इन्हीं तीनों को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फोटोलाइसिस क्या है, पायरोलाइसिस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को समझते हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहले तो समझ लें इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ये तो समझ गए कि एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहे, एक्सप्लेन करना चाहे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place in the presence of electricity is called electrical decomposition or electrolysis। understood। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किसी का करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट वी हैव वाटर और हम लोगों को वाटर का डिकम्पोजिशन करना है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में अगर हम लोग करें, यानी वाटर का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे तो इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा एंड ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएगा। बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, 2 लिख दे, 2 लिख दे। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कैसे, तो इसको हम लोग करके देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग एक डायग्राम बनाए जिसमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस शो हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक इंसुलेटर कंटेनर ले लेते हैं। कंटेनर मतलब या तो ग्लास का रहे या प्लास्टिक का रहे, ऐसा कोई कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर इसलिए क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। तो अगर ये कंडक्टर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उससे तो करंट पास करने लगेगा। इसलिए इंसुलेटर मटेरियल का हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं। यही कंटेनर है। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर वी हैव प्लेस्ड 2 इलेक्ट्रोड्स इनसाइड दिस कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड जो है इसको प्लेस कर देते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो वो कैथोड एनोड। नॉर्मल भाषा में कहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड वैसे मटेरियल होते हैं जो ये तो अलाउ करते हैं कि करंट उनसे पास करे, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये 10th लेवल का डेफिनेशन इलेक्ट्रोड का। ऐसे तो कोई भी एलिमेंट जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है कैन बी एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड, ऐसे बोलते हैं हम लोग। उसको रेडॉक्स में समझेंगे हम लोग। फिलहाल ये जान लें कि ये इलेक्ट्रोड है। जनरली ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड हम लोग बना देते हैं। तो ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो इसके अंदर वाटर भी तो होना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रोड्स को हम लोग वाटर के अंदर इसमें हम लोग इस कंटेनर में वाटर भर देते हैं। पानी भरा हुआ है, इस तरह से हम लोग पानी भर देते हैं। पानी भरा हुआ है। अब क्या करेंगे कि
चूँकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना तो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को एक सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट कर देते हैं। और वो सोर्स ऑफ करंट कैसा होना चाहिए वो समझिए, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सोर्स ऑफ करंट हमेशा डीसी होना चाहिए, डायरेक्ट करंट दो तरह के, एसी और डीसी। अल्टरनेटिव करंट में जो है टर्मिनल डिसाइडेड नहीं होता, क्योंकि उसमें रैंडम करंट का फ्लो होता है। जबकि डीसी करंट जो होता है उसमें कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इसका मतलब वहाँ टर्मिनल डिसाइडेड है, जबकि एसी में टर्मिनल डिसाइडेड नहीं है। आपने गौर किया होगा जैसे घर में जो सप्लाई होता है करंट, वो अल्टरनेटिव करंट है। इसलिए आप देखेंगे कि सॉकेट में जब आप बोर्ड सॉकेट में आप चार्जर लगा रहे हो तो उसका प्लस माइनस देख के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें टर्मिनल डिसाइडेड नहीं है, रैंडम फ्लो है। लेकिन यही अगर हम लोग कोई चीज़ बैटरी से चला रहे हो तो अगर उसका प्लस माइनस उल्टा कर दे तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब टर्मिनल हमको डिसाइडेड चाहिए। अब यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रोड्स प्रॉपर डिसाइड करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर एसी सोर्स ले लेंगे तो फिर डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। इसलिए यहाँ पर हम लोग डीसी करंट लेते हैं। अंडरस्टूड? तो एक डीसी सोर्स ले लेते हैं और उस डीसी का भी एक वोल्टेज है, दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के बैटरी वाला डीसी सोर्स ले लेते हैं। 6 वोल्ट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इतना ही वोल्ट की ज़रूरत होती है, इतने ही वोल्टेज की। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसके ऊपर, चूँकि हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना, और यहाँ गौर करिए ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है, मतलब हमको गैस कलेक्ट करना है। तो गैस खुले में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो गैस तो हवा में रिलीज हो जाएगा, तो उस गैस को कलेक्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इन टेस्ट ट्यूब्स को इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में हम लोग रख देते हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब हुआ, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसको हम लोग इसके ऊपर में रख दिया। अब ये टेस्ट ट्यूब को हम लोग एक स्टैंड की मदद से होल्ड कर देते हैं, ताकि ये टेस्ट ट्यूब जो है अपना प्रॉपर पोजीशन में रहे। टेस्ट ट्यूब की मदद से इन स्टैंड्स को स्टैंड्स की मदद से इन टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें करंट हम लोग पास करेंगे। एक चीज़ और, ये अगर प्योर वाटर है तो आप जानिए कि प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर से तो करंट ही पास नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कैसे? तो इसमें या तो थोड़ा सा मिनरल मिला होना चाहिए, मतलब मिनरल वाटर हो, या फिर आप एसिड मिला दो, कॉमन सॉल्ट मिला दो, तो जिससे इसमें कंडक्टेंस आ जाए, ठीक ना। तो सपोज करो हम लोग इसमें से थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं या फिर सॉल्ट ही मिला देते हैं, मतलब ये मिनरल वाटर बना देते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसमें करंट पास करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इसमें ये वाटर जो है ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। और वाटर जब डिकम्पोज होगा तो ये 2 तरह के आयन में टूटेंगे। H2O के पास 2 तरह के आयन हैं, H+ और O2-। तो एक मॉलिक्यूल के पास 2 हाइड्रोजन आयन और 1 ऑक्सीजन आयन है। हाइड्रोजन आयन जो है पॉजिटिव चार्ज आयन है और ऑक्सीजन आयन जो है नेगेटिव चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक, और नेगेटिव चार्ज आयन इज टर्म्ड एज एनायन। तो इस वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। एक चीज़ और है, जब ये सोर्स डीसी है तो इस पर प्लस और माइनस चार्ज भी होगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड पर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उस इलेक्ट्रोड पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। अब जैसे ही हम लोग करंट पास करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये निगेटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो अगर ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये निगेटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव आयन कौन सा है? तो ये एनायन है। तो एनायन को अट्रैक्ट करने के कारण इसका नाम हो जाता है एनोड। जबकि कैटायन को अट्रैक्ट करने के कारण, निगेटिव टर्मिनल तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड। तो कैथोड जो है उस पर हाइड्रोजन गैस जमा होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि एनोड जो है वो एनायन, दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पर जमा होंगे। ये तो थ्योरेटिकली मैंने बताया कि कैथोड पर जो है हाइड्रोजन और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन जमा होगा, ये थ्योरेटिकली है। ऐसे कैसे चेक करेंगे कि ये जो हम लोग जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है ये गैस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, वो इस पर हाइड्रोजन और इस पर ऑक्सीजन है। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम का अगर डिफरेंस देखिएगा तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है इसका 2:1 है।
तो 2 पार्ट हाइड्रोजन है वाटर में और 1 पार्ट ऑक्सीजन है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें गैस फॉर्म होने लगेगा और पानी का लेयर नीचे आने लगेगा। तो जिसमें 2 गुना ज़्यादा खाली हो, 2 गुना ज़्यादा खाली हो मतलब पानी ज़्यादा नीचे आ गया हो, तो उसमें कौन सा गैस जमा है, तो वो हाइड्रोजन गैस को कंटेन कर रहा है। मतलब कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसका टेस्ट ट्यूब में पानी ज़्यादा नीचे आ जाएगा, जबकि एनोड वाला थोड़ा सा कम पानी रहेगा, क्योंकि वाटर तो ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर एक ही पार्ट होता है। तो एक तो वॉल्यूम से एनालाइज कर सकते हैं, दूसरा वेट से एनालाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब को अगर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाल करके कलेक्ट करके कॉर्क लगा करके रख लें और उसका वजन करें, तो वाटर के अंदर वेट में अगर हम लोग देखें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट का रेशियो 2:6 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1:8 हो जाएगा। यानी जो ऑक्सीजन वाला कंटेनर है दैट इज एनोड, वो 8 गुना ज़्यादा भारी होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वाले से, क्योंकि हाइड्रोजन इज लाइटर देन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो 2 तरीके से पता चल गया। तीसरा एक और टेस्ट हम लोग कर सकते हैं दैट इज कंबस्चन टेस्ट। कंबस्चन टेस्ट करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि किसमें हाइड्रोजन है किसमें ऑक्सीजन। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि हाइड्रोजन एक सेल्फ कंबस्टिबल गैस है, जबकि ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है। तो जब हम लोग इन दोनों ही गैसों को कलेक्ट कर लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस, दूसरा कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इस दोनों में गैस भरे हुए हैं, इसको कॉर्क लगा करके यहाँ बंद कर दिया हम लोगों ने। अब इनके ऊपर जब जलता हुआ मैचस्टिक ले जाए और इस कॉर्क को रिमूव करें, तो देखिएगा क्या होगा कि जिसमें ऑक्सीजन जमा है उसमें जब मैचस्टिक जलता हुआ उसके ऊपर तीली ले जाए तो माचिस की तीली और तेज़ी से जलने लगेगा, जबकि जिसमें हाइड्रोजन है उसके ऊपर अगर हम लोग ले जाएं तो माचिस का तीली बुझ जाता है और एक पॉप साउंड के साथ, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कुछ इस तरह का साउंड होगा उसका, इस तरह के कुछ साउंड के साथ में, पॉप साउंड के साथ में कंटेनर में ही, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में ही आग पकड़ लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो खुद ही जलता है। तो इस तरह से भी हम लोग बता सकते हैं कि जब हाइड्रोजन खुद ही जलने लगे तो वो जिस कंटेनर में आग पकड़ ले वो खुद ही जलने लगे तो वो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, और जिसके ऊपर ले जाने पर मैचस्टिक तेज़ी से जलने लगे वो ऑक्सीजन गैस है। क्योंकि ऐसे कलरलेस होता है, हम लोग बता नहीं सकेंगे दोनों ही गैस के बारे में कि कौन हाइड्रोजन कौन ऑक्सीजन है। तो एक तो वॉल्यूम से एनालाइज कर सकते हैं, दूसरा वेट से एनालाइज कर सकते हैं, तीसरा कंबस्शन टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं वाटर का। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन खत्म, दूसरा जो डिकम्पोजिशन का मेथड है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलाइसिस। तो थोड़ा उसको भी करके देख लें। जो दूसरा डिकम्पोजिशन मेथड है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज पायरोलाइसिस। अब पायरोलाइसिस कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल ले लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसका जब हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अलग हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, तो पहले तो पायरोलाइसिस को डिफाइन कर लें हम लोग, फिर इसको भी करके देखेंगे। तो पायरोलाइसिस को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये डिकम्पोजिशन ही, तो अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। अंडरस्टूड। अब इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, इस एग्जाम्पल को हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बोर्ड पर देख लेते हैं कि किस तरह से पायरोलाइसिस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक कोनिकल शेप का फ्लास्क ले लेते हैं। सपोज यही है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल शेप का यही फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट रख लेते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन तो उसी का कर रहे हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट रख लेते हैं। यह एक कॉर्क लगा हुआ है जिससे ये बंद रहे, एक कॉर्क लगा हुआ है। अब इसमें हम लोग एक पाइप होल करके प्लेस कर देते हैं। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, इसको हम लोग प्लेस कर दिए। एक और पाइप इसके अंदर हम लोग प्लेस कर देते हैं, उसको थेसिल कीप भी बोल सकते हैं। थेसिल कीप को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, ये कीप जैसा है, इसका बाद में यूज करेंगे अभी हम लोग। ठीक, अब ये जो पाइप निकला है, इस पाइप से हम लोग यहाँ एक टेस्ट ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में इसको लगा करके
और उस टेस्ट ट्यूब को एक कंटेनर में रख देते हैं जो कंटेनर लाइम वाटर से भरा हुआ है। इसमें जो है लाइम वाटर है, चूने का पानी उससे भरा हुआ है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली लाइम वाटर रहेगा, और लेकिन ये पूरा दबा हुआ रहना चाहिए ताकि ये वाला लाइम वाटर यहाँ ना आ जाए, ऐसे भरा हुआ है। अब जब हम लोग इसको हीट देंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो जब हम लोग इसको हीट देंगे इस तरह से, जब हम लोग हीट देंगे तो हीट देने से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इसको हीट मिल रहा हो, जब हीट मिलना स्टार्ट होगा तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो करके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, निकलेगा इस पाइप से और यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही ये लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो आप जान लीजिए कि जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर सॉल्यूशन से पास करते हैं ना, तो उसको वो मिल्की कर देता है, मतलब दूध जैसा सफ़ेद कर देगा। तो जैसे ही ये मिल्की होना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैस निकल रहा है वो कंफर्म हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इस पाइप की मदद से। दूसरा, अब इसमें जो बचा हुआ रेसिड्यू है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको कैसे चेक करेंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड ही है, तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर मिलता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट रिलीज अगर होना स्टार्ट, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये कंटेनर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड था। दूसरा, अब इसका हम लोग न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट कर सकते हैं, इसमें या इंडिकेटर का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये बेस है, क्योंकि बेस रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पानी जैसे ही मिलाएंगे तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को डालें तो उसको वो ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पर जो है बचा हुआ रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये जो गैस निकल रहा है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एक एग्जाम्पल देख लिए, मतलब पायरोलाइसिस का। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों ही रिएक्शन का, दोनों रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज थर्ड डिकम्पोजिशन, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं दैट इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। अब थोड़ा सा समझते हैं ये फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन क्या है। तो जैसा हमने समझा कि इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, पायरोलाइसिस हीट के प्रेजेंस में होता है, तो फोटोलाइसिस किसके प्रेजेंस में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। यानी अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको जब सनलाइट मिलेगा तो ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के इसका सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस जो है अलग हो जाता है। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख देते हैं। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, इसको सनलाइट मिलेगा तो इसका सिल्वर जो है एक्सट्रैक्ट ग्रे कलर का, और ब्रोमीन गैस जो है ये अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका सबसे अच्छा, इस पर बेस्ड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंस को ध्यान रख लीजिएगा कि वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट स्टोर्ड इन अ डार्क कलर कंटेनर। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है बोर्ड में आपके इस साल आ भी जाए क्वेश्चन ये कि वाई सिल्वर क्लोराइड केप्ट स्टोर्ड इन अ डार्क कलर कंटेनर। अब आप आंसर सोचो, तो डार्क कलर कंटेनर में सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि सिल्वर क्लोराइड का तो डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको डार्क कलर कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो ये सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहेगा और ये डिकम्पोज नहीं होगा। दैट्स वाई वी नीड टू स्टोर अ सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर कंटेनर। अंडरस्टूड। तो ये है आपके टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे पायरोलाइसिस हो, चाहे फोटोलाइसिस हो। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 3 तरह का हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अब चौथे की बारी है। तो चौथा केमिकल रिएक्शन का टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो पहले तो इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं हम लोग। जैसे एक इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि एक सब्सटेंस ए, मतलब एक एलिमेंट है, वो एक कंपाउंड BC से रिएक्ट करेगा तो नए सब्सटेंस कंपाउंड AC का फॉर्मेशन होगा और B एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह के फॉर्मेट पर जो भी रिएक्शन सेटल्ड हैं वो सारे रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। इसका कुछ एग्जांपल अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे ये देखिए जिंक, अगर जिंक का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है ये अलग हो जाएगा। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख दें। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ कॉपर सल्फेट बन जाएगा और साथ में आयरन जो है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसका एक्वा सॉल्यूशन। अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे, इन सब में पहले देखिए हो क्या रहा है। तो ये A, चाहे वो जिंक हो चाहे आयरन हो, ये एक एलिमेंट है, ये BC मिलकर के एक कंपाउंड बन रहा है HCl चाहे कॉपर सल्फेट, ये कंपाउंड बन रहा है और इनके मिलने से AC, ये एक नया कंपाउंड बन रहा है और एक B जो है एक नया एलिमेंट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब ये होगा कैसे, जानने वाली बात ये है कि ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा कौन सा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग यहाँ लिख लें सिल्वर और इसका सॉल्यूशन करा दे फेरस सल्फेट के साथ में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ होगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, क्यों रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ क्यों हो गया रिएक्शन, तो इसको समझते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट उसी का होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव हो एज कंपेयर टू ये वाला B से, मतलब A उसी को डिस्प्लेस करेगा जब B से वो ज़्यादा रिएक्टिव हो। ठीक, तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, तो इसके लिए हम लोग एक टेबल पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। तो थोड़ा सा हम लोग जान लें रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये भी क्वेश्चन फिक्स है आपके रिएक्टिविटी सीरीज बोर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली हर बार आते हैं। जिस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप में से कोई ना कोई एक एग्जाम में फिक्स है, उस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज भी लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। तो थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। देखिए मेटल का एक अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ, रिएक्शन करने के कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखें तो मेटल को अरेंज करना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी को हम लोग बोल देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी उतना उसका कम होते चला जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं पोटासियम, यानी पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है K। फिर होता है बेरियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और भी है। उसके बाद फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड मतलब AU ऑरम। ये जो अरेंजमेंट है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अच्छा मेटल बहुत सारे हैं, आप अलग अलग बुक में देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर में कुछ कुछ बीच में एलिमेंट इंक्लूड हो जाएंगे, इसमें से कुछ कम भी हो सकता है। इतने सारे 72 तो मेटल ही हैं खाली प्योर फॉर्म में, तो सारे मेटल को अरेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो जो मेटल का यूज हम लोग करते हैं या जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, उन्हीं सारे मेटल्स को मैंने अरेंज करके लिखा है। अच्छा इसको याद करने का एक तरीका भी है, ट्रिक भी है, कैसे याद करेंगे तो ऐसे पढ़ लीजिए, क्यों बच्चे ना कार मांगते ऑल्टो जेन फेरारी, फिर है जी CUAG AUPT, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है।
मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका एक बार फिर से समझ लो, इस तरह से याद करो। क्यों बच्चे ना कार मांगते ऑल्टो जेन फेरारी, फिर है जी CuAgPtAu, अंडरस्टूड। अब इसमें जो शुरुआत के मेटल हैं जैसे सोडियम, बेरियम, पोटासियम, ये सब हाई रिएक्टिव कहलाते हैं, हाई रिएक्टिव। बीच वाले जो है जैसे कैल्शियम से लेकर के कॉपर तक, तो ये सब मीडियम रिएक्टिव की गिनती में आते हैं, ये सब मीडियम रिएक्टिव है। और जो सबसे नीचे है मरकरी या उससे नीचे वाले, ये सब एकदम लेस रिएक्टिव है, बहुत कम। इनको नोबेल मेटल भी बोला जाता है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये सब रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल को 3 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं। अब इसी से देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर, जिंक जो है यहाँ पर हाइड्रोजन से इसलिए रिएक्ट किया HCl से क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई जिंक वाज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। सेम लाइक दैट iron, in this reaction iron is more reactive than copper, here is iron and here is copper, so iron is more reactive than copper, so iron could be able to displace copper and form a new compound that is ferrous sulfate। लेकिन इस केस में रिएक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सिल्वर यहाँ है, आयरन यहाँ है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। तो जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं नो रिएक्शन। अब इस पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, इस रिएक्शन को ही आप याद रखिएगा। इस पर एक इतना अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, Why the color of copper sulfate solution change when iron nail dipped into it? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों बदल जाता है जब इसमें आयरन नेल को डिप्ट करते हैं हम लोग? तो क्या होगा? इट इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। When iron nail dipped inside a copper sulfate solution, then displacement reaction takes place, and as a result, a new compound ferrous sulfate is being formed and copper is being extracted. अब कलर क्यों बदल जाएगा? तो ये याद रखो, कॉपर सल्फेट जो है इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, जबकि फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर से फेरस सल्फेट ग्रीन कलर में हो गया, कलर चेंज। अब आप बोलोगे आपको कलर कैसे याद है कि ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है? तो एक तो तरीका है कि लैब में जाओ, केमिकल को चेक कर लो। दूसरा तरीका, जब आप लाइव क्लास यहाँ पढ़ रहे हैं वीडियो के थ्रू, तो यहाँ ही हम आपको कलर चेंज होना सिखा दें। तो देखो 2-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड या सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके कलर को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो ये ट्रिक है जिससे आप याद कर लीजिएगा कि किस कंपाउंड का कलर किस तरह से होगा। इसके लिए याद है ट्रिक, ये है ट्रिक जिससे हम लोग याद करें कि कलर क्या होगा कंपाउंड का। देखिए इसको ऐसे याद करिए, ग्रीन क्रो फसा, फिर ब्लू कप में, उसके बाद पिंक मन, फिर ब्राउन ब्राउन। ये एक ट्रिक है जिससे आप बहुत सारे कंपाउंड का कलर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या है? ऐसे पढ़िएगा, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन, फिर ब्राउन, इस सीक्वेंस में। एक बार याद करिए मेरे साथ, ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन, फिर ब्राउन। अब इससे क्या पता चलेगा? तो देखो क्रो यानी कि क्रोमियम, और फंसा यानी फेरस यानी Fe2+। इनके जो भी कंपाउंड होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। ग्रीन कलर के कंपाउंड क्रोमियम और फेरस, जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ग्रीन कलर का होगा। फेरस सल्फेट Fe2SO4, ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, इसी तरह से कप यानी Cu कॉपर Cu2+, कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली ब्लू कलर के होते हैं, तो कॉपर सल्फेट मैंने बताया ब्लू विट्रॉल होगा। इसी तरह से मन यानी मैंगनीज Mn2+, मैंगनीज के जो कंपाउंड होते हैं जनरली पिंक या रेड कलर के होते हैं, जैसे KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, इसको रेड मेडिसिन भी बोलते हैं, तो ये पिंक रेड जैसा ही होता है। और फिर यानी कि फेरिक Fe3+, इसके जो कंपाउंड होंगे वो ब्राउन कलर के होंगे। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं कि किस कंपाउंड का कलर कैसा होता है। सो उसके एलिमेंट के कलर को ऐसे करके ट्रिक करके याद करके, तो आप समझ चुके हैं अब डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट।
अगले टाइप का जो रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थोड़ा अब उसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपका रिएक्शन हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने अभी तक कंपोजिशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। तो ये चौथे टाइप का रिएक्शन है दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इसका एक फॉर्मेट पहले हम लोग देख लें। जैसे एक कंपाउंड है AB, वो रिएक्ट किया दूसरे कंपाउंड CD से, तो एक नया कंपाउंड, दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, जो हम लोग कंपाउंड पढ़ते हैं तो जनरली वो पोलर नेचर के ही होते हैं, पोलर नॉन पोलर दोनों होते हैं, लेकिन जो पोलर नेचर के होंगे उसमें पोल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी दो तरह के पोल बनेंगे, प्लस और माइनस चार्ज वाले। आपको एक एग्जांपल बता दें, NaCl ही है तो Na पर प्लस, Cl पर माइनस। कोवैलेंट कंपाउंड H2 ही है तो यहाँ पर H पर 2 H पर 2 प्लस, O पर 2 माइनस। चार्ज इस तरह से बन जाता है। तो एक पर प्लस एक पर माइनस चार्ज होगा, पहले वाले पर प्लस बाद वाले पर माइनस। इसी तरह से CD में भी C पर प्लस और D पर माइनस होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। तो नया कंपाउंड कौन सा बनेगा, तो जब इनका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो फिर A का जो प्लस है वो D के माइनस के साथ एक नया कंपाउंड AD बनाएगा, और ये C प्लस और B माइनस मिलकर के नया कंपाउंड जो है दैट इज CB बनाएगा। तो जो भी रिएक्शन इस फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं वो सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। यानी इसका अगर डिफाइन करना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड हुज प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अंडरस्टूड। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप था, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप था कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, चाहे हीट के प्रेजेंस में, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, उसी तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी दो टाइप होता है। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं। पहला न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NEUTRALIZATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इन्हीं दो तरह के रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग समझते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है और प्रिसिपिटेशन क्या है। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन समझ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करें तो उनसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है अलॉन्ग विथ वाटर। इस तरह के रिएक्शन को ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल, जैसे HCl एक एसिड है। अच्छा, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में शो करता है, इसलिए यहाँ हम लोगों ने एक्वस लिख लिया है। दूसरा NaOH, ये बेस है, एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी बेस का भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो इनके मिलने से एक तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल। आप चेक करो कि ये इस फॉर्मेट पर है कि नहीं। तो यहाँ H पर प्लस चार्ज होगा, Cl पर माइनस, इसी तरह से Na पर प्लस और OH पर माइनस। तो यहाँ देखो एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर के एक तो H2O बना दिया है, और दूसरा Na प्लस और Cl माइनस मिलकर के NaCl बना दिया है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मेट है। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता पहले AD लिखे कि पहले CB, प्लस 2 प्लस 3 करे या 3 प्लस 2 करे, रिजल्ट तो सेम ही आना है, लेकिन फॉर्मेट इस पर सेट कर रहा है। ये एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे H2SO4, इसका रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से कर दिए तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कहने का मतलब व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विथ वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड न्यूट्रलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, अब हम लोग समझते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद
बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, तो उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने, जैसे इस वाले रिएक्शन में नमक बना है लेकिन वो पानी में घुला हुआ है, लेकिन अब जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ये एक सॉल्ट है, इसका रिएक्शन जब हम लोग NaCl के साथ करा दें, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो एक तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक, और इसके साथ में बन जाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड जो है डाउनवर्ड एरो दिखा देते हैं बना करके। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉटम में जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक प्रिसिपिटेट है, ये वाइट कलर का दही जैसा थक्का होता है, इसको वाइट प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन तो आप समझ गए कि ये एसिड बेस का रिएक्शन है। तो प्रिसिपिटेशन को कैसे समझेंगे? तो इसमें दो सॉल्ट होते हैं, दो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो आपस में रिएक्ट करें और दो नए सॉल्ट का फॉर्मेशन करें, जिसमें से एक सॉल्ट वाटर सॉल्युबल हो और दूसरा जो है नॉट सॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल हो, विच गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सोडियम सल्फेट के साथ में Na2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में। क्या बनेगा प्रेडिक्ट करिए? Ba हो गया A, Cl हो गया B, Na हो गया C, ये हो गया D, तो Ad यानी BaSO4 और प्लस Na और Cl, तो 2NaCl यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि 2 सोडियम 2 क्लोरीन है। अब आप इसमें बताओ कि कौन प्रिसिपिटेट है? तो नमक तो प्रिसिपिटेट होता नहीं, तो पानी में घुल जाता है, यानी ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रिसिपिटेट है, ये बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रलाइजेशन भी क्लियर है, प्रिसिपिटेशन भी क्लियर है। अब दो और टाइप के रिएक्शन समझिए, एक इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एक्सचेंज के बेसिस पर देखा जाए तो ये दो तरह के रिएक्शन होते हैं, इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होए, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन, या अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस का आपने नाम सुना है। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी लेकर के पेड़ पौधे जिनके पास पत्ते, जिनके पास ग्रीन लीफ जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी हीट मिल ही रहा है इनको, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से जैसे यही कैल्शियम कार्बोनेट था हमारा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हीट देंगे तब तो डिकम्पोज होगा, यानी हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है CaO + CO2। तो ये भी जो है एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिससे हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज किससे होगा? तो जितने भी तरह के कंबस्चन हैं वो सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे मीथेन गैस है CH4, ये ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट किया तो CO2 बनेगा, साथ में H2O बनेगा, लेकिन हीट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया कंबस्चन। दूसरा, जितने भी तरह के डिस्प्लेसमेंट, इसको नोट करके आप लिख लो, जितने भी तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो इतना हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, चाहे वो कंपोजिशन हो, डिकम्पोजिशन हो, उनके टाइप्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, उनके टाइप हो, इंडोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक हो। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक और तरह का रिएक्शन है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसको पढ़ने के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, उसमें पूरे डिटेल से आपको रेडॉक्स पढ़ाएंगे हम। तो उस रेडॉक्स को, अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि रेडॉक्स आपको पढ़ना है सेपरेट वीडियो में, या इसी के साथ इंक्लूड करके बना दिया जाता 5-10 मिनट में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में और वहाँ हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।